वाराणसी के कोरोना वॉरियर से पीएम मोदी का संवाद। डॉक्टर से संवाद में भावुक हुए पीएम, नया नारा देते हुए कहा, जहां बीमार वहां उपचार। योगी सरकार महामारी को लेकर गंभीर। ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज। ब्लैक फंगस वैक्सीनेशन और कोरोना पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा, ब्लैक फंगस पर सरकार मुस्तैदी से कर रही है काम। वैक्सीनेशन के लिए सीएम शिवराज और पीएम का किया धन्यवाद। देश में कोरोना का गिरता ग्राफ। 3 लाख से कम केस आने पर राहत। सरकारें वैक्सीनेशन को लेकर भी अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। टूट गया सबसे कम तापमान का 70 साल पुराना रिकॉर्ड। उत्तराखंड में 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना। वंदे मातरम 5 के पंच में आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के गिरते और रिकवरी के बढ़ते ग्राफ की। उसके बाद बात करेंगे कोरोना के बाद आए ब्लैक फंगस के बारे में। फिर बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में लगे लॉकडाउन की। और इसी के साथ आगे हम बात करेंगे सुंदर लाल बहुगुणा की। और सबसे अंत में आपको बताएंगे बिहार की बेटी के अनोखे आविष्कार के बारे में। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। यहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,76,070 नए मामले दर्ज किए गए और इस अवधि के दौरान कोरोना के 3,874 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 3,69,077 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। तो देश में रिकवरी रेट हालांकि 86% से ज्यादा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। और इन सब के बाद ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुआ है और देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस महामारी ने परेशानी खड़ी कर दी है। लखनऊ में ब्लैक फंगस केस सामने आने के बाद प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिले में ब्लैक फंगस के करीब 55 नए मामले सामने आए, तो वहीं 6 लोगों की इससे अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लखनऊ के केजीएमयू में अब तक ब्लैक फंगस से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पीजीआई अस्पताल में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ अब तक जिले में कुल 133 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। तो ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 55 नए मरीज सामने आए हैं और देश में लोगों की चिंता लगातार बढ़ गई। 6 लोगों ने ब्लैक फंगस से जान गंवाई है और जिले में कुल 133 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। और फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजू, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर।
डॉक्टर राजू, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं बीते कई महीनों से लोग कोरोना महामारी से तो परेशान है ही, लेकिन अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। इस बीमारी को कैसे आइडेंटिफाई करें और इसका क्या समाधान है, कैसे इसका इलाज किया जा रहा है? देश में देख रहे हैं ज्यादातर जो लोग कोरोना के इन्फेक्शन से निकल के आ रहे हैं उसमें ये बहुतायत में हमें देखने को मिल रहा है। और इसका कारण दो तीन है। वैसे तो हम ये जो व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस है इनको हम एक प्रकार से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मानते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है ये उन सभी मरीजों में पाया जाता है जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी कारण से कम हो। जैसे कि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, डाउन हो जाती है, और कोरोना के इलाज के लिए जो हम दवा स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी फर्दर इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो इन्हीं दो कारणों के कारण से जो बॉडी में शुगर लेवल्स हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें शुगर के लेवल काफी ज्यादा ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इन दोनों तीनों कारणों के कारण से उनकी बॉडी जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके अंदर एक प्रकार का जो फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है, उसके पोर्स पाए जाते हैं, वो हमारे नेजल रूट के थ्रू, नाक के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और सबसे पहले वो नाक और आंख और सिर, इन दो, और उसके अलावा मुंह को अफेक्ट करते हैं। और इन्हीं तीन चार कारणों के कारण से जो है मरीज सामने हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो ये दो है जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसका एक जवाब ये है कि इस बीमारी से बचना ही सबसे अच्छी बात रहेगी मेरे अनुसार। क्योंकि अगर एक बार किसी मरीज को ये बीमारी लग जाती है तो ये जानलेवा है। क्योंकि जिन लोगों को भी ब्लैक फंगस होती है, स्पेशली ब्लैक फंगस, उन लोगों को बहुत लंबे समय तक अपना इलाज कराना पड़ता है जो कि काफी महंगा है। उनकी दवाइयां और सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी भी उसमें कुछ करनी पड़ती है। दोनों मिला के काफी बड़ा इलाज का एक एक्सपेंडिचर मरीज के ऊपर पड़ता है। और तीसरी बात ये कि उसके बावजूद हमारी जो जान जाने की जो इंसिडेंस है वो करीब 50 to 70% और कुछ केसेस में 80% तक तो है। तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि जो भी मरीज कोरोना के इन्फेक्शन से निकल के आते हैं, जो डायबिटिक्स हैं, वो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें, ज्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरेपी न लें और बीच बीच में अपने डॉक्टरों से संपर्क करते रहें, ताकि अगर कोरोना से रिकवरी के बाद में भी हमारे नाक में किसी प्रकार का जुकाम या आंख में किसी प्रकार का दर्द, मुंह में किसी प्रकार का दर्द, सिर में किसी प्रकार का दर्द, आंख या मुंह या नाक के किसी भी भाग पे किसी प्रकार की ललाई या जबड़े में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर हमें दिखाई देता है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो अगर अर्ली स्टेज में इसको पकड़ के हम लोग इनका इलाज करते हैं तो शायद बचने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल। और डॉक्टर व्यास, देखिए कितना गंभीर ये हो सकता है अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया या लोगों ने पहले से ही सावधानी नहीं बरती तो ये क्या और भयावह रूप ले सकता है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है शुरुआती लक्षणों में वो तो आपने हमें बताया ही, लेकिन कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। जाहिर सी बात है बहुत खतरनाक है। जी, ये महामारी इसीलिए भी मानी गई है क्योंकि जो कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें एक संभावना बनी रही है या हमने देखे नंबर ऑफ केसेस इस बार, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा रही, हमारे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा रहे। और हिंदुस्तान और हम जानते हैं कि एक डायबिटिक हब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, उसके ऊपर सुपर एडेड एक इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना का, और तीसरा हो जाता है हम स्टेरॉइड थेरेपी देना उनकी जान बचाने के लिए, वो भी एक जरूरी पार्ट है। तो ये तीनों मिलके जो है जब एक ही आदमी पे कार्य करते हैं तो इसके कारण से फंगल की ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका है कि जब कभी आप स्टेरॉइड लेते हैं तो एक तो लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरेपी ना लें। कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, अगर डॉक्टर एडवाइस करता है तो दूसरे हफ्ते में ही, हम नॉर्मली बार बार कहते हैं दूसरे हफ्ते में ही हम स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। दूसरा, जो लोग डायबिटीज हैं उन्हें एहतियातन अपने डॉक्टर से हर समय संपर्क में रह के डायबिटीज के लेवल्स को कंट्रोल करके रखना होता है। ये सब चीजों का अगर हम एक तरीके से एहतियातन हम ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगी ये बीमारी, या हम इसको जल्दी ही अगर पकड़ लें और इसका करेक्टिव मेजर्स ले लें तो मुझे लगता है मरीजों को जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक ही एक्सटेंट देखें, कई लोगों की आंखें से दिखना बंद हो जाता है, कुछ लोगों को हेडेक होने लगा है
और बहुत सारी दांतों में भी, कई लोगों को जबड़ों में भी इसने इन्फेक्ट किया है और जबड़े को एक तरीके से गला देता है। तो वो जब सिचुएशन पहुंचती है तो वो एक तरीके से सर्जरी के साथ ही साथ उन लोगों की मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है या मरने की संभावना जी। और डॉक्टर राजू, क्योंकि हमने ये भी देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों के मन में भी है, और आपने भी ये बताया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कोरोना नहीं हुआ है, उनको ये संक्रमण हो या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस हो, उसके चांसेस कितने हैं? उसके बिल्कुल संभावना नहीं होती। जो नॉर्मल इंसान है, इवन जो नॉन डायबिटिक कोरोना से ग्रसित मरीज हैं, उसमें भी इसके होने की संभावना नहीं है। ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल पेशेंट है, जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए, और जो कोरोना से संक्रमित हुए माइल्ड या मॉडरेट में भी, जिनको डायबिटीज वगैरह नहीं है, उन लोगों को सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पे, कोरोना के इन्फेक्शन से निकलने के बाद में इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए। जितना जल्दी इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे, उनकी जो है फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना इन दोनों कैटेगरी के मरीजों को कम से कम रहती है। और जिस तरीके से संक्रमण की दूसरी लहर भी अब धीमी पड़ गई है, तीसरी लहर की लगातार हम बात कर रहे हैं, उसका जिक्र करते हैं। तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, जो लोगों को डरा रही है। बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसको लेकर परिजन परेशान है। बच्चों के, छोटे बच्चे जो हैं, उनके माता पिता और ज्यादा परेशान है। उस लहर से लड़ने के लिए किस तैयारी की जरूरत पर्सनल लेवल पर एक आम इंसान को है? सरकार क्या तैयारी करे, उस चीज की क्या जरूरत है? पहली बात तो कि यह एक अलर्ट मोड है। सरकार की तरफ से जो भी हम लोगों के सामने आज चीज रखी गई है या मीडिया के द्वारा आप लोग देख रहे हैं, वो एक अलर्टनेस है कि हमें इस बार कोरोना की जो सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी, जो कि काफी भयावन थी हम लोगों के लिए, और उसमें काफी सारे लोगों की जान भी गई, उसको देखते हुए अब आगे आने वाले दिनों में हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। लेकिन साथ ही साथ हमें अलर्ट भी रहना है, क्योंकि क्या होता है कि वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये वेव फॉर्म में ही आते हैं। कभी एक वेव आएगी, जाएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। लेकिन हमें अपने अलर्ट मोड में रहना है। जहां तक पर्सनल लेवल का आपने क्वेश्चन किया, तो पर्सनल लेवल पे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जैसा कि अपन संभावित देख भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और आज एक सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट भी आई है दिल्ली से, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो आने वाली थर्ड वेव होगी, जो कि आएगी, संभावित समय अपने को नहीं पता है, उसके बारे में ये कह सकते हैं कि जो लोग कोरोना के वैक्सीनेशन नहीं ले पाएंगे तब तक, स्पेशली वो लोग हैं जिसमें से अभी तक लिए नहीं, और बाकी जो 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं जो रह जाएंगे, वो दो कैटेगरी के मरीज ऐसे होंगे जिसमें एक संभावित संभावना रहेगी कि वो थर्ड वेव में जाते जाते इन्फेक्ट हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हाँ, मैं पेरेंट्स से, सभी लोगों से, घर के जितने ही लोग हैं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि नॉर्मली बच्चे जो है, क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत ही कम है, ज्यादातर बच्चे घर में रहते हैं, तो ऐसे समय में जो सीरो सर्वेलेंस की आज रिपोर्ट मैंने देखी, जिसमें बताया कि 60% बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, काफी अलार्मिंग है। लेकिन संभावित उसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उनको सबको माइल्ड सिम्टम्स रहे। इस बच्चों को ये इन्फेक्ट हुए कैसे, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और संभावना जो हम लोग सोचते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर गया, चाहे वो माता या पिता, जो भी जॉब के लिए जाते हैं, अपने कार्य करने जाते हैं, वो लोग जब वापस घर में आते हैं, क्योंकि बच्चे तो घर से बाहर गए नहीं, तो वही लोग अपने साथ जो भी बीमारी लेके आए या बीमारी लेके आए, उसी के कारण बच्चों को इन्फेक्शन लगा। ये एक संभावना है, मतलब ज्यादा संभावना इस बात की है। तो हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना है कि आप जितना जल्दी जाके अपना वैक्सीनेशन करा लें, तो उससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अपन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और मैं कहता हूं, अगर हम एक डोज भी ले लेते हैं, तो जैसा कि अपन ने देखा है, बहुत सारी स्टडीज अब आ चुकी हैं कि एक वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद में भी करीब करीब वो व्यक्ति जो है 80% संभावना है कि वापस जो है उसको जानलेवा कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर माता और पिता दोनों वैक्सीनेशन ले लेंगे, तो अपने बच्चे को हम आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो पेरेंट्स हैं वो अगर प्रोटोकॉल का पालन करें, वो वैक्सीनेशन कराएं, तो बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। और एक आखिरी और छोटा सा सवाल डॉक्टर व्यास आपसे, ये कि संक्रमित होने के बाद जब हम ठीक हो जाते हैं, जो कोरोना पीड़ित ठीक हो जाते हैं, उसके बाद कौन कौन सी बीमारियों के होने का खतरा ज्यादा रहता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इसके बाद में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो कोरोना से ग्रसित होकर निकलते हैं, उन लोगों को ज्यादातर एक तो लंग, क्योंकि लंग कॉमनली इन्फेक्टेड होता है, लंग के इन्वॉल्वमेंट से संबंधित जितनी भी बीमारियां, लंग फाइब्रोसिस, लंग निमोनिया,
और क्या नाम से अस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। दूसरी संभावना जो सबसे कॉमन देखी है वो रहती है 20 से 30% में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है कुछ मरीजों को। जो मरीज पहले हार्ट के मरीज नहीं थे उनमें भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, और जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं और कोरोना से ग्रसित होकर ठीक होकर आते हैं उनमें भी ज्यादा संभावना रहती है, नंबर 2। नंबर 3, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, उसकी भी अंदाजन संभावना 20 से 30% है, जिसमें कि कुछ मरीजों को ब्रेन हेमरेज हो गया या किसी प्रकार का क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, लंग्स के अंदर जो है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना रहती है। और लास्ट जो है वो ये होती है कि जिन मरीजों को पहले डायबिटीज नहीं थी, उनको स्ट्रेस के कारण, नंबर 1 जो कि हमारा कोरोना से ग्रसित होने के बाद हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, एक तो उसके कारण, और एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि कोरोना डायरेक्ट अगर पैनक्रियाज को इन्फेक्ट कर देता है तो एक डायबिटीज होने की संभावना इन मरीजों में बन जाती है। रिसेंटली एक स्टडी भी आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि 10 में से 1 मरीज जो है पोस्ट कोविड इन्फेक्शन वाले जो निकल के आते हैं उसमें संभावना रहती है उनको, यानी कि डॉक्टर व्यास ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू व्यास आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि कई राज्यों में कोरोना वायरस परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि एक और सप्ताह बढ़ाए जाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का आज निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के अनुयायी बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए कई आंदोलन किए। चिपको आंदोलन के सजग प्रहरी के तौर पर बहुगुणा ने पर्यावरण के लिए देश दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। 94 साल की उम्र में एम्स ऋषिकेश में उनका निधन हो गया। वो कोरोना, निमोनिया और डायबिटीज से पीड़ित थे। प्रकृति के उपासक सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित किया। उन्हें वृक्ष मित्र और हिमालय के रक्षक के रूप में जाना गया। चिपको आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में हुई। पहाड़ों से सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह आदि ने वृक्षों को बचाने के लिए आवाज उठाई, वृक्षों के महत्व को बताया। बहुगुणा ने हिमालयी संस्कृति और भौगोलिक स्वरूप का गहन अध्ययन कर विश्व के मंचों में अपनी बातें रखी। पत्र पत्रिकाओं में गंभीर लेख लिखे, लंबी लंबी जन जागृति की पद यात्राएं की। दुनिया भर में घूम घूम कर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। टिहरी बांध के निर्माण के खिलाफ उन्होंने लंबा संघर्ष किया, जेल यात्राएं भी की। जिंदगी के तमाम मुश्किलों को सहते हुए वो अपने कर्तव्य पर डटे रहे। उन्होंने अपना गांधीवादी जीवन अपनाया। पर्यावरण पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना गया। उन्होंने जिन जिन मुद्दों पर आवाज उठाई उस पर गौर किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। वो विलक्षण प्रतिभा के थे। युवावस्था से ही सामाजिक क्षेत्र और जन सरोकारों के प्रति रुझान था। 18 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए लाहौर भेजा गया। वहाँ डीएवी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। महान क्रांतिकारी शहीद श्रीदेव सुमन उनके मित्रों में थे। उनके आह्वान पर ही उन्होंने सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने का निश्चय किया था। शुरू में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई। छात्र जीवन में वो गांधीवादी विचारों की ओर प्रभावित हुए और सादा जीवन उच्च विचार के ध्येय वाक्य पर अपने जीवन को ढालने का प्रण किया। 1956 में 23 साल की उम्र में बिमला देवी के साथ विवाह होने के बाद उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल ली। वो प्रकृति की सुरक्षा और सामाजिक हितों से जुड़े आंदोलनों में अपना योगदान देने लगे।
उन्होंने मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने विवाह के बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और पहाड़ियों में एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। 70 के दशक में चमोली जिले के रैडी गांव में गोरा देवी और उनके साथियों के जरिए शुरू किया गया चिपको आंदोलन की गूंज दुनिया भर में हुई। 26 मार्च 1974 को चमोली जिले की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गयी, जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। ये विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के मुखर स्वर बने। उन्होंने देश दुनिया में वृक्षों की रक्षा का संदेश दिया। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांव का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 साल तक के लिए पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद पेड़ों के काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। बहुगुणा ने टिहरी बांधों के खिलाफ आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान उन्होंने 1.5 महीने तक भूख हड़ताल की थी। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की। सुंदरलाल बहुगुणा ने हमेशा इस बात को प्रमुखता से रखा था कि बांध बनने से हमेशा इस क्षेत्र के कच्चे पहाड़ों के दरकने की आशंका रहेगी। उच्च तकनीक का बांध तो भूकंप का सामना कर लेगा, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना पहाड़ियां नहीं कर पाएंगी। बांध टूटा तो कई क्षेत्रों में जल प्रलय जैसी स्थिति की आशंका हो जाएगी। अपने जीवन के लंबे समय तक वो टिहरी बांध का विरोध करते रहे। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जो अलख जगाई, उसके लिए दुनिया उनको गौर से सुनती रही। लोग उनके आंदोलनों से जुड़े। सुंदरलाल बहुगुणा ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। सुंदरलाल बहुगुणा की उपलब्धियों को देखते हुए जमुनालाल बजाज पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जब उन्हें देश ने पद्मश्री देना चाहा, तो आत्मसम्मान के लिए उन्होंने इसे लेने से इनकार किया। आखिर उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद 8 मई को सुंदरलाल बहुगुणा एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। प्रकृति को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा का अथक योगदान है। उनका पूरा जीवन प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित था। वास्तव में प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई और उपेक्षा हुई है, उसे लेकर समाज में सुंदरलाल बहुगुणा जैसे प्रहरियों ने बहुत पहले सचेत कर दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा हमेशा अपने जुझारूपन स्वभाव के लिए याद किए जाएंगे। खासकर हिमालय क्षेत्र के लिए उनका अथक योगदान है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बिहार की बेटी ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसको दुनिया भर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी शायद ही कर पाए। आजकल पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा के इस कारनामे की चर्चा पूरे बिहार के साथ ही देश भर में हो रही है। बिटिया के इस कारनामे पर उनके माता पिता के साथ आज पूरा देश अपनी इस बेटी पर नाज कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश विदेश के साइंटिस्ट लगातार खोज कर रहे हैं। कहीं वैक्सीन पर काम हो रहा है तो कहीं दवाइयां बनाई जा रही है। वहीं कहीं कोरोना राक्षस के असर को कम करने के लिए सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो कोरोना में काम कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान बचाने के काम आएगा। दरअसल आकांक्षा ने
एक मिडी रोबोट इजाद किया है, जिसकी मदद से डॉक्टरों को कोरोना संक्रमित मरीज के पास नहीं जाना पड़ेगा और दूर से ही मरीज की सभी जांचों से लेकर उसका इलाज भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश भर के कई डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमितों का इलाज करते करते अपनी जान से हाथ धोया था। ऐसे में देश भर के स्वास्थ्य महकमे के सामने इन हेल्थ वर्कर की जान बचाने की बड़ी चुनौती सामने आ रही थी। आलम यह है कि देश भर में ज्यादातर डॉक्टरों ने संक्रमण के डर से अपने क्लिनिकों को बंद कर दिया है, जिससे कई मरीजों को इलाज करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन अब बिहार की बेटी आकांक्षा के इस आविष्कार से कोरोना महामारी में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकेगा। यह मेडी रोबोट किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट के थ्रू हम सर्विलांस भी कर सकते हैं। इसमें 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि लिक्विड की तरह से भी और यूवी की तरह से भी सैनिटाइजेशन की जा सकती है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इस रोबोट के थ्रू हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको बता दें कि ये रोबोट किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज का बेसिक मेडिकल जांच प्रामाणिकता के साथ करता है। साथ ही मरीज का रियल टाइम डाटा और पूरे डाटाबेस के साथ मरीज की सभी जांचें भी करता है। साथ ही इस रोबोट की मदद से मरीज के खून में ग्लूकोज की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, वजन, ईसीजी, वायरलेस स्टेथोस्कोप से फेफड़ों की जांच समेत कोरोना मरीज की तमाम जरूरी जांचें की जा सकती हैं। इसके अलावा ये रोबोट कोरोना संक्रमित मरीज को दवाइयां, खाना, पानी, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजें भी पलक झपकते ही पहुंचा सकता है। इस रोबोट का सर्विलांस सिस्टम भी खास किस्म का है। इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे की मदद से ये रोबोट 360 डिग्री घूमकर मरीज और अस्पताल की निगरानी भी कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस समेत रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा डॉक्टरों और मरीज के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करा सकता है। केमिकल और यूवी लाइट के जरिए पब्लिक पैलेस मसलन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी दफ्तरों और हॉस्पिटल का रिमोट कंट्रोल के द्वारा सैनिटाइजेशन भी कर सकता है। साथ ही QR कोड की मदद से ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा भी इस अनोखे मेडी रोबोट में है। एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इस दौर में हमारे बहुत सारे हेल्थ वर्कर और डॉक्टर न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि उनकी मौत भी हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी चीज़ें आ जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे? उनके अंदर भय भी आ गया है, वो थक चुके हैं इतने लंबे लड़ाई में। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं पेशेंट के कांटेक्ट में आने के लिए। उसी का एक हमने सोल्यूशन निकाला है, मेडी रोबो। ये रोबोट डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डॉक्टर पेशेंट के पास गए बिना उनके वाइटल पैरामीटर्स को मेजर कर सकता है। आकांक्षा के लिए खुशखबरी वाली खबर भी आई है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आकांक्षा के इस आविष्कार के लिए उनका चयन छात्र विश्वकर्मा अवार्ड के लिए फाइनल राउंड के लिए चयन किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की डॉक्टर अपूर्वा और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत जैसे देश भर के कई नामचीन लोगों ने इस आविष्कार को लेकर आकांक्षा की जमकर तारीफ की है। गौरतलब है कि पिता पुत्री की इस जोड़ी ने इससे पहले भी कई इनोवेशन किए हैं, जिनकी वजह से आज इस जोड़ी की राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बन चुकी है। Hello everyone, this is Dr. Apurva and I'm here to talk about innovation
which is done by Akanksha, that is the MediRobot. So this MediRobot can be used for measuring the basic parameters of the patient, especially in the rural setting where the doctor-patient ratio is less, as well as this can be used during the current pandemic, that is COVID-19. बिहार की बेटी आकांक्षा ने मेडी रोबोट इजाद करके ये साबित कर दिया है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो उस काम को कड़ी मेहनत और लगन के बूते हासिल भी किया जा सकता है। साथ ही आकांक्षा ने मेडी रोबोट इजाद कर समाज में एक नजीर भी पेश की है। बिहार की इस बेटी ने अपने खुद के बूते वो कारनामा कर दिखाया है जिसको बाकी वैज्ञानिक करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी शायद ही कर पाए। अनिमेश, नेटवर्क 10, पटना। और 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। हो गए? अरे 10 हो गए 10 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.